सबसे पहले मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य रिटायर्ड विंग कमांडर जी का चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में आने के ऊपर इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। इस इनके साथ जो हमारे जिला ऊना के अध्यक्ष कांग्रेस के राणा रणजीत जी का भी यहाँ पर आने के लिए स्वागत करता हूँ। हमारे अशोक ठाकुर जी हैं प्रभारी चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के, उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बलवान सिंह जी, नौरिया जी, सबका मैं और खास करके आप सब लोगों का जो यहाँ के हमारे पत्रकार बंधु हैं उनका अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। कल ही मैं दिल्ली से वापस जब हमारी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी होने का हमें संदेश दिया तो कल ही दिल्ली से मैं जब आया तो लॉ कांग्रेस कमेटी ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो हमारा क्षेत्र का बॉर्डर है साड़ा में स्वागत का प्रोग्राम रखा था और बहुत जोर शोर से ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कल स्वागत किया। और भिन्न भिन्न गाँव में जब यहाँ साड़ा से लेकर चिंतपूर्णी तक भिन्न भिन्न गाँव में जब हम गए तो कार्यकर्ताओं ने और जनता ने स्वागत किया और कल माता चिंतपूर्णी का जाके जो है वहाँ पर पहले आशीर्वाद लिया। तो इस करके आज सबसे पहले आपके प्रेस वार्ता है तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज खास करके हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ आए हैं, बड़े हमें गौरव की बात है कि ये हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं। आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम हैं उनके बारे में बताएंगे। मैं तो यहाँ जो हुआ है पिछले 5 सालों में और यहाँ की जनता के जो समस्याएं हैं उनके बारे में थोड़ा अवगत कराऊंगा कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में विकास को ग्रहण लगा हुआ था और यहाँ तक कि जो भी यहाँ फीते काटे गए, उद्घाटन या शिलान्यास किए गए, उनके लिए जो कांग्रेस पार्टी की मंजूर करवाई गई थी योजनाएं, उनके फीते काटे गए। और पिछले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मैं तो ये कहूँगा, ये तो ये कहते हैं कि डबल इंजन सरकार रही। मैं यहाँ तो डबल इंजन, तो यहाँ तो इंजन का पता ही नहीं लगा भाई, ये तो ट्रिपल इंजन हो गया है यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि इंजन क्या, ये तो डब्बे भी बदलना पड़ेंगे अब, नहीं तो गाड़ी यहाँ से निकलने वाली नहीं है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी को जो नाम है बदल के भारतीय जनता पार्टी नाम रख लेना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर निचले जो नीचे तक वर्कर हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो पदाधिकारी हैं, सब जुमले बोलने में चैंपियन, अगर कोई कंपटीशन हो जाए तो चैंपियन वो बनेंगे। तो ये 5 साल जुमलों में चला गया और आज जनता इतनी त्रस्त है कि जनता को 2 टाइम रोटी जो है वो नसीब होना मुश्किल हो गई है। और जो रसोई गैस है इसका बहुत ज़रूरी है गृहिणियों के लिए। बड़ा शोर डाला था जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई कि हम उज्ज्वला योजना का कोई नाम नहीं लेता है, क्योंकि उज्ज्वला योजना की बजाय उजड़ा योजना बन गई है वो। क्योंकि अब 1200 का सिलेंडर
जो है गरीब आदमी को छोड़िए, आम आदमी भी 1200 का सिलेंडर नहीं भरवा सकता। कांग्रेस के समय में 400 का सिलेंडर था और उसमें भी सब्सिडी आती थी, और गरीब आदमी का जो खाने का तेल है वो गरीब आदमी उसका तड़का लगाता है, जो अपने परिवार को पोषण करता है, वो भी आज 200 रुपये लीटर से ऊपर चला गया है। और तो और छोड़िए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फौज को ठेके पर दे दिया। अब आप अग्निवीरों की बात सुनिए, अग्निवीरों की भर्ती कर रहे हैं तो फौज को ठेके पर 4 साल के लिए दे दिया, तो 2 साल तो उनको 2-2.5 साल तो ट्रेनिंग में लग जाएंगे। तो वो कहाँ के वो अग्निवीर हमारे देश की सुरक्षा के साथ भी इन्होंने समझौता किया। आज हमारे चुनाव होने जा रहे हैं और जनता इस वक्त पूरी तैयार है। जनता दिन गिन रही है कि कब वो वोटिंग हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता करें, ताकि और जो हमारे मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें हमने ओपीएस का जो है उसका वायदा किया है 10 दिन के अंदर अंदर ओपीएस को हम लागू करेंगे और 300 यूनिट माफ करेंगे। इसी तरीके से जो है महिलाओं को जो 1500 रुपया महीने का जो है समान राशि दिया जाएगा, और नौजवानों को जो बेरोजगार नौजवान हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए चाहे 5 लाख नौकरियों का वायदा हो या स्टार्टअप योजना हो, इससे रोजगार के जो है अवसर बनेंगे। और जहाँ तक यहाँ चिंतपूर्णी विधानसभा का क्षेत्र का सवाल है, जिस तरह ने डिग्रेड क्षेत्र में औद्योगिकरण किया था, उसी तरह हम यहाँ पर उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ के लोग जो नौजवान हैं उनको यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो सकें और बेरोजगारी दूर हो सके। मैं चाहूँगा कि अब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता से जो बात होंगी वो आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी देवताओं को और मां चिंतपूर्णी को नमन करते हुए मैं यहाँ हमारे कांग्रेस के भाई कुलदीप कुमार जी को बधाई देना चाहूँगी, और सभी कांग्रेस के हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट रंजीत राणा जी, अशोक ठाकुर जी, यहाँ के जो प्रभारी हैं बलबान सिंह जी और राकेश कतनोरिया जी, और बाकी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि आप सबको यहाँ आमंत्रित किया। हिमाचल के चुनाव घोषित हो चुके हैं और अब उसकी सरगर्मियां बढ़ी हैं, तो इस जो पत्रकार वार्ता है इसे मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहली बात कि छलावा है डबल इंजन की सरकार, हिमाचल का रिवाज ही जीतेगा इस बार। और उसको मैं क्वालिफाई करूंगी अपनी बात का, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ जहां डबल इंजन की सरकार का जुमला बड़े दिनों से है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, एक तो आप लोग तो यहाँ दूसरे नंबर पर हैं साक्षरता में, मेरा प्रदेश 25वें नंबर पर है। तो ये डबल इंजन की सरकार का हाल है। वहाँ युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। वैसे भी भारत में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी चल रही है, लेकिन वहां का युवा न केवल बेरोजगार है, नशे के चक्कर में पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का दाम 109 रुपए प्रति लीटर है। आप तो 95 रुपए प्रति लीटर अभी डलवा रहे हैं, शायद 95 का 98 होगा। ऐसे ही हम वहां 100 रुपए प्रति लीटर डीजल भरवा रहे हैं। एलपीजी का दाम वहां ज्यादा है। तो ये डबल इंजन की सरकार आपको बता रही हूँ। महिलाओं पर अत्याचार, मध्य प्रदेश पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। ये हालात है वहां। और एक खाद्य घोटाला हुआ है, बहुत ही अपने किस्म का बहुत बड़ा, लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर ना तो ईडी गई ना सीबीआई गई। वहां उन्होंने साइकिलों पर और स्कूटर के नंबर डाल के, स्कूटर के और लूना के, मोपेड के, ऐसी छोटी जो गाड़ियां होती हैं उनके नंबर डाल के लॉरी दिखाई गई है और उससे उन्होंने बोला है कि हमने लोगों तक पहुंचाया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आपकी किस्मत अच्छी है। यहाँ फिर भी मैंने सुना है कि सोमभद्रा नदी में काफी खुदाई, अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो मां नर्मदा जैसी पवित्र नदी की रेत हर रोज 200 डंपर
और वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से निकाली जाती है। तो पूरी नर्मदा नदी को एक तरह से रेत से खाली करने की बात है। और मैंने सुना है कि आपके यहाँ के जो कुछ वाटर प्लांट्स हैं उनमें हमारे यहाँ की रेत काफी अच्छी पहली लाइन की फिल्टर डलता है उसका। और आपके प्रदेश में जहाँ बिजली इतनी बनती है, यहाँ आपको बिजली महंगी मिलती है। आपके प्रदेश में जहाँ सीमेंट बनती है, वहाँ आपको सीमेंट महंगी मिलती है। तो भाजपा की सरकार जब कहती है डबल इंजन सरकार, तो इस छलावे में कृपया ना आए। कांग्रेस की सरकार ने जो 10 गारंटी दी है, कांग्रेस ने जो 10 गारंटी दी है, वो उनमें से कम 3-4 वो गारंटी हैं जो ऑलरेडी कांग्रेस शासित प्रदेशों में हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम इस होली के समय लागू होती है। दूसरा जो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा एक प्रयोग था, जिसमें 10 लीटर दूध गाय और भैंस पालकों से लेना और 2 रुपए प्रति किलो गोबर के भी दाम देकर लेना। तो ये जो है वहां की सफल स्कीम है, बहुत समय से लागू है। और इसकी बात अपनी 10 गारंटी में हमने की है। जो हर विधानसभा है, हर एक में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की है। आप खुद जानते हैं कि ये प्रदेश साक्षर कैसे बना। उसकी कथा वही है कि अगर 71 में राज्य बनता है और 88 तक यहाँ सड़कें और बिजली आ जाती हैं और रिकॉर्ड स्कूल खोले जाते हैं, प्राथमिक स्कूल हर गांव में, तभी तो साक्षर बने हैं आप। और हम 25वें नंबर पे हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार के जुमले पर मत आइएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम यहाँ बहाल करेंगे। घर घर लक्ष्मी यानी कि 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को उस महंगाई से जूझने के लिए जो इतिहास में इस तरह कभी नहीं आई, उससे जूझने के लिए उनकी थोड़ी बहुत सहायता करेंगे। ये कांग्रेस के वचन हैं। और जैसा कि कुलदीप कुमार जी ने कहा कि हम स्टार्टअप फंड और 5 लाख रोजगार, इन दोनों की बात करते हैं। जो स्टार्टअप फंड है 650 करोड़ का, उसमें से युवाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। तो जो कांग्रेस ने अब तक किया है वही उसके किए हुए का प्रमाण है। लेकिन कल से क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। एक सराज है, वहां जाके जयराम ठाकुर जी मध्य प्रदेश के शिवराज मामा की तरह मामा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जनता को मामू बनाने की पूरी तैयारी है उनकी। और यहाँ हमने देखा कि अनुराग ठाकुर, वो तो वित्त राज्य मंत्री थे, फिर भी वो ऊना बिलासपुर की लाइन शुरू नहीं कर पाए। तो और भी चीजें हैं। यहाँ एक पुल है, लोहारली चुरडू वाला पुल है, तो उसका अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ जो विधायक जी हैं उन्होंने अपनी प्लास्टिक के पाइप की फैक्ट्री लगा ली, और जो सिंचाई विभाग है आपका वहां से ही खरीदारी करता है, चाहे वो सब स्टैंडर्ड बनाए या कुछ बनाए। ऐसे ही जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हमने वहां घुमारवी में देखे थे, तो उनके यहाँ खाद्य घोटाला भी हो रहा है और उन्होंने औने पौने लीज पर, दामों की लीज पर आपके हमारे पैसों से जो संपत्ति खड़ी हुई है सरकार की, उसको इधर उधर अपने दोस्तों को लीज पर दे दिया है। तो दोस्तों का भला करने का रिवाज आपने एम्स के बनने में भी, बिलासपुर के एम्स में भी देखा होगा कि जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका बहुत कम उसमें प्रतिदान है, बहुत कम योगदान है बाहर से आए हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को। ऐसे ही जो हमारे यहाँ बागवान है, क्योंकि ये तो सेब के बागानों का भी प्रदेश है, तो वो सत्याग्रह कर रहे थे शिमला में कि हमारे जीएसटी, हमारी सेब की पेटी पर जीएसटी बढ़ा दी गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं, सरकार एक बार नारी को नमन करती है जब तक आपको वोट नहीं देते, जब आप उनको वोट नहीं देते, और जब वोट दे देते हैं तो नारी का दमन करती है। तो इस सरकार की जो खामियां हैं वो आप देख चुके हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि वो रिवाज बदलेंगे, वो रिवाज नहीं बदल रहे हैं, वो अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं। जैसे आपको अगर याद हो कि 2014 में केंद्र सरकार में 70 मंत्री बनाए थे इन्होंने, 70 में से अभी 14 बचे हैं। तो इनका बड़ा सीधा सीधा है, ये जोकर को बादशाह बना देते हैं, बादशाह का जोकर बना देते हैं, स्टार पहले किसी को सुपरस्टार बना देते हैं, फिर बेचारा सुपरस्टार से लाचार हो जाता है। जैसे रविशंकर प्रसाद जी हैं, जैसे प्रकाश जावड़ेकर हैं, जैसे ऐसे कई नेता हैं। वो तो नितिन गडकरी जी कैसे पता नहीं बचे हुए हैं, वो आप सब जानते। तो वो है, अभी कह रहे हैं हम 20 जगहों पर अपने लोग बदल देंगे। क्यों बदल देंगे आप? क्योंकि जयराम ठाकुर जी के पास काम नहीं है बताने के लिए। 5 साल में काम पर नहीं वोट मांग रहे हैं, 370 पर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी का चेहरा लगा दिया गया है, जयराम ठाकुर जी का चेहरा ही गायब कर दिया पोस्टर्स से। तो क्या इस तरह से यहाँ की जनता को बरगलाने की साजिश है? तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद जैसे बाई इलेक्शंस में सभी सीट्स पर कांग्रेस को दिया था, उसी तरह से वो आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ की जनता साक्षर है, इसलिए जानती है
कि अगर उनके सरोकारों को जीतना है तो किसी एक का अहंकार नहीं बड़ा होने देंगे वो। तो बीजेपी का अहंकार बढ़ रहा है और आपके सरोकारों को आपको आगे लाना है। और चूंकि कांग्रेस का यहाँ की जनता के साथ चूल्हे तक का रिश्ता है, और आज से नहीं है, पहले से है, जमीनी रिश्ता है। पत्रकारों को एक तरह की ताकत देती आई है कांग्रेस। जब आज जो हालात हैं पत्रकारिता के, उनको हम देखते हैं, उसमें मैं आप सबका साधुवाद करती हूँ कि आप में कितनी हिम्मत है। आप न केवल आए हैं और इसे जगह भी देंगे, जैसा मुझे राणा जी ने बताया था, रास्ते में हम बात कर रहे थे कि आप लोग निष्पक्षता दिखाते हैं, और इसी के कारण यहाँ इस विधानसभा में 7 बार कांग्रेस जीती है, 3 बार बीजेपी जीती है। भाई कुलदीप कुमार जी बहुत थोड़े से वोटों के अंतराल से एक बार हारे थे। तो ये हमारे सामने प्रमाण है कि कांग्रेस ने 1971 में इंदिरा जी के सपने का जो हिमाचल प्रदेश था उसको गढ़ा, और बहुत तेजी से गढ़ा। और आज हिमाचल की साक्षर जनता कांग्रेस के ऊपर अपना विश्वास दिखाएगी। वो अहंकार को नहीं चुनेगी, वो अपने सपने साकार करने के लिए, उन युवाओं के सपने साकार करने के लिए जिनका हिमाचल प्रदेश से सबसे ज्यादा फौज में रिप्रेजेंटेशन होता था, और आज उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है कि अग्निपथ की स्कीम ले आए हैं। आज यहाँ मेरी ही ब्रांच के मेरे ही यहाँ सहयोगी हैं, फ्लाइंग ऑफिसर पूरण सिंह चौधरी जी भी बैठे हैं। हमने सेना का वो समय देखा है, हम उस ब्रांच में थे जो जहाज की खरीदारी करने का काम करती थी। हमारे जैसे कई अधिकारी और कई उनके जैसे लोग थे, और भारतीय सेना ने 2014 तक लगभग 1500-1600 जहाज खरीदे, 500-600 फाइटर्स, 500-600 ट्रांसपोर्ट्स, 500-600 हेलीकॉप्टर्स, और आज 36 जहाज राफेल खरीद के, जिसकी टेंडरिंग हमारे समय में हुई है, 2007 में हुई है, उस टेंडरिंग को हमने किया था। मोदी सरकार ने तो सीधे सीधे फिर एक सीधा ऑर्डर प्लेस कर दिया और 3 गुना ज्यादा कीमत पर कर दिया। तो आज सेना मजबूत नहीं हुई है। हम विश्व की 4थे सबसे बड़ी मजबूत सेना कब से कहलाते हैं। हम विश्व के 3रे नंबर की सबसे बड़ी संख्या वाली सेना है भारतीय सेना, और वायु सेना 4थे नंबर की है। तो ये सब हमारे विरासत से हमें चला आ रहा है। हर सरकार को उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए। लेकिन आज 8 साल से हमारी वायु सेना 140 जहाजों के लिए, फाइटर्स के लिए तरस रही है, लेकिन हमें दिए 36 जहाज, और बीच बीच में फेज आउट भी होते हैं, कुछ का एक्सीडेंट भी होता है। आज भी MiG-21 उड़ा रहे हैं। कहते थे हमारे समय में, कहते थे कि ये फ्लाइंग कॉफिन उड़ा रहे हैं, पर आज भी तो वही उड़ा रहे हैं। आपने क्यों नहीं रिप्लेस किया? उसको करना चाहिए था रिप्लेस। तो सेना को ये एक देखिए पूरी की पूरी किताब है, इसमें 20 एक आइटम्स हैं जिसमें सेना के साथ जो गलत किया है। सेना के शौर्य के नाम पर वोट और सेना के हितों पर चोट, ये है इनकी कहानी। और इसमें हमें ना तो OROP दिया, जो 1 रैंक 1 पेंशन थी, कांग्रेस की सरकार फरवरी 2014 में उसका बजट प्रोवाइडेड फॉर करके गई थी। जब मई में इन्होंने उसको लागू नहीं किया, और अपने आप नवंबर में कोई ऐसी स्कीम लागू की जिसमें 1 टाइम इंक्रीज पेंशन मिला है। मैं आज भी OROP की बेनिफिशियरी नहीं हूं, मुझे नहीं मिलता कोई OROP जिसकी ये बात करते हैं। तो ये झूठ है। ECHS जो है, हर साल में जो हमारी मेडिकल स्कीम है वेटरन्स की, उसका बजट कम होता चला जाता है। इस बार भी जितना मांगा था उससे कम बजट दिया। तो होता यह है कि जिन स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारे लोगों को रेफर किया जाता है, उनके बिल पास नहीं होते तो वो फिर अटेंड नहीं करते। वो कहते हैं जी हम आपको नहीं ले सकते। इसी तरह से जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी भी थे, जिनको फ्री में हमारे MH में सुविधा मिलती थी, वो सब बंद हो गया। कैंटीन में आप लोगों को पता है, हिमाचल जैसे प्रदेशों में तो बिल्कुल भी GST वगैरह कुछ नहीं लगता था, उन्होंने 50% GST लगा दिया। तो सेना का केवल प्रयोग अगर वोट के लिए है तो ये शर्मनाक बात है। अंदर से सेना का फैब्रिक तोड़ दिया है, लोगों के बीच में एक तरह की ऐसी विभक्तिकरण डाला है जो समाज में है। और आज भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए हो रही है कि हम सबको जोड़ कर रखें। जो 3 उद्देश्य हैं आप जानते होंगे भारत जोड़ो यात्रा के। पहला उद्देश्य, अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। दूसरा उद्देश्य, जो सांप्रदायिक सद्भाव था देश का, वो उजागर होके खराब हो रहा है। और तीसरा उद्देश्य, जो ED और CBI, मोदी सरकार के 2 भाई ED और CBI, तो इनको केवल विपक्ष के लोगों पर इनका धावा बुलवाया जाता है। 99% जो भी CBI के छापे हुए हैं वो विपक्ष की सरकारों पर है। तो लोकतंत्र को तबाह करने की ये सारी साजिश, और उस सबसे भी ज्यादा खराब सेना को
कमजोर करने की ये जो का जरिया है, ये धिक्कारने के योग्य है। और हिमाचल के साक्षर लोग, हिमाचल के फौजियों के परिवारों के लोग, और आप सभी का फौज के परिवारों से किसी ना किसी का कोई नाता है, तो आप सब जानते हैं आप इन छलावों में नहीं आएंगे। इसीलिए मैं दोबारा कहूंगी कि डबल छलावा है, डबल इंजन की सरकार, हिमाचल ही जीतेगा और हिमाचल का रिवाज ही जीतेगा इस बार। यही कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं। आप लोगों के सवाल का स्वागत है। जय हिंद, जय हिमाचल। नहीं था, हम सवाल लेंगे। ये मैडम पिछले कल कुछ युवाओं द्वारा ऊना में जाकर रिजाइन दिया गया है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी माँ आपसे नाराज हो जाए या आप अपनी माँ से नाराज हो जाएं तो माँ नहीं छोड़ते आप। और हमारे पास जब उम्र होती है और किसी के पास अनुभव होता है तो उसका हमको मेल करना आना चाहिए। अगर हम पार्टी को मानते हैं और पार्टी ने हमें जगह दी, आज हम नेता क्यों बने? किसी पार्टी के कारण बने, और उसी पार्टी को हम इसलिए खारिज कर दें, हम धैर्य नहीं रखना चाहते। अरे समय सबका आता है, थोड़ा सा धीरज की जरूरत है। आज का समय था कि जब लोकतंत्र की तबाही हो रही है, वो इस्तीफा, देखिए उनका अपना ये है, कांग्रेस पार्टी हर एक की आवाज को किसी को रोकती नहीं है, पर मेरा ये कहना है कि आज का समय ऐसा था, उनको साथ में काम करना था, सीट जितानी थी, और उसके बाद उन्हीं का नंबर आता। हर पीढ़ी अपनी विरासत दूसरों को देकर ही जाएगी। मैडम, टिकट कब तक हो जाएंगे वो? हमें पूरी उम्मीद थी कि कल रात को हो जाते, लेकिन अब जैसा हमने सुना है कि आज की हम सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है अब देखिए चुनाव घोषित हो गया है। अभी कुलदीप जी भी कह ही रहे थे कि अब तो आ ही जाएगी और फिर अब से नामांकन शुरू हो जाएगी, तो एक आध 2 दिन की बात। एक्चुअली नामांकन के लिए भी देखा जाए तो 3 ही दिन बचे। 24 और 25 को सब नेता पीछे हट रहे हैं सूर्य ग्रहण के चलते। 22 से छुट्टी, 22, 23, 24, 25 नामांकन नहीं हो पाएंगे, तो दिन बचे हैं 4। तो लिस्ट जारी करने में देरी क्या नुकसान ही दे हो सकती? देखिए, देर तो हमारी तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की उनको छोड़ो, उनकी मेरा ये कहना है कि हमें अपने घर की बात करनी है। वो ना करें 25 तक, आप अपनी बात करें। हमारे घर में ना मंथन का रिवाज है जो हो रहा है, और सभी लोग, कोई भी अगर नाराजगी है तो जिनकी तो दूर हो सकती है, जो इस तरीके से नाराजगी कर रहे हैं कि भाई हमको लड़ने नहीं दोगे तो हम तो तुम्हें छोड़कर जाएंगे, तो धमकी वाली कहानी नहीं है। लोकतंत्र है, सामने वाले का भी कोई ना कोई योग्यता है, तभी तो वो भी उसी के उसमें तौला गया है। तो मेरा ये कहना है 1 आध 2 दिन, मतलब अब नहीं आएगा तो कब आएगा? भाई होगा तो वही पूछ रहे हैं। आज रात तक हम सोचते हैं कि आ ही जाएंगे टिकट। तो ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी के द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? करेगी पार्टी कार्रवाई, लेकिन पहले चुनाव लड़ने हम इन सब के उसमें आने से क्या फायदा है? अब तो चुनाव लड़ना है, जैसे योद्धा होता है तो उसको सामने जो लक्ष्य दिख रहा है उसे ही हमें पूरा करना है। ठीक है मैम, थैंक यू। ये थे हमारे साथ। ऐसा मत करिए मेरे साथ, सवाल नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा आप लोग नाराज हैं। मैम, लगातार बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर है कि आपके यहाँ पे गुटबाजी देखने को मिली, जिस तरह से राजस्थान में भी देखने को मिला, तो इस पर क्या कहना चाहिए? अभी आपने देखा, थोड़े दिन पहले बीजेपी की एक कोई स्वाभिमान रैली या कुछ थी, उसमें सिर कुटव्वल हुआ, पत्थर चले थे, और एक और हमीरपुर में काफी आपस में लड़ लिए थे वो लोग। तो वो तो तानाशाही वाली पार्टी है, मतलब जो अनुशासन के नाम पे वहां पर एक ही व्यक्ति का डंडा चलता है, वहां अगर ये हो सकता है तो हम तो लोकतांत्रिक हैं भाई। हमने कभी किसी की आवाज को नहीं रोका, कोई ये नहीं कह सकता हमें कांग्रेस ने दबाया नहीं है। तो अब वो बीजेपी को हमलावर होने दीजिए, उनके पास वही रहता है, लेकिन हिमाचल की जनता को उनका न्याय करना आता है। मैडम, जैसे कला में कांग्रेस बीजेपी की नकल कर रही है, तो ऐसा तो नहीं सत्ता में आने के बाद बीजेपी की तरह ही तानाशाही करने की कोशिश करेगी? आपके पास उसी 70 साल का रिकॉर्ड है। देखिए, भ्रष्टाचार की जो बात है वहां पे एक तरह से हम ये कहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो भी गलतियां हुई हैं उनको एक्नॉलेज करके उनके बारे में कहा है कि हमसे, जैसे उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी, हालांकि उस समय ललित नारायण मिश्रा जी का हत्या हुई थी, सीधे मतलब बॉम्ब से, धमाके से हुआ था, और उसके बाद सीआईए का इन्वॉल्वमेंट था, तब इमरजेंसी संविधान के दायरे के तहत लगी थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा, उसके बाद भी ये कहा कि ठीक है वो गलती हुई। उसके बाद 1984 के लिए भी माफी मांगी, और तो और सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने अपने पिता के पति के हत्यारों को माफ किया है। तो ये मिसाल है कांग्रेस की। कांग्रेस तानाशाही नहीं कर सकती, हर चीज चर्चा में होती है कांग्रेस में। मैम, एक चीज और है सवालों में कि चुनाव हिमाचल और गुजरात में लगभग मुहाने पे आ गए हैं। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके चले, क्या उनको इस वक्त गुजरात और हिमाचल में नहीं होना चाहिए?
हिमाचल में इसी तरह की प्रतीकात्मक यात्रा है, लेकिन हिमाचल में चुनाव है, यहाँ रैली में आएंगे राहुल जी। प्रियंका जी की एक रैली सोलन में हम सब ने देखी, उन्होंने ये भी कहा कि सोलन में एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। तो जिस तरह से रैली होगी उसमें राहुल जी के निगाहों में है हिमाचल और फोकस में है, क्योंकि इंदिरा जी का भी यहाँ से बहुत आत्मिक रिश्ता रहा है। राहुल जी आएंगे यहाँ, और भी रैलियों में प्रियंका जी फिर आएंगी। मैंने सुना है कि वो हमीरपुर के एरिया में भी आएंगी। तो निश्चिंत रहिए, भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में प्रतीकात्मक बहुत सारी भारत जोड़ो यात्रा चली एक सिरे से दूसरे सिरे तक, उसी उद्देश्य को लेते हुए। तो दोनों जगहों के चुनाव हैं, लेकिन इस समय पूरा भारत जिस तरह से जल रहा है, ये तो 3 मुद्दे मैंने आपको बताए कि बहुत ज्यादा अमीरी और गरीबी के बीच की खाई, बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता जिसमें आपके अपने परिवार के लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते हैं। पहले कभी ऐसा सुना था आपने कि कोई किसी को, अपने पुराने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को सिर्फ इसलिए राजनीतिक विचारधारा के कारण उसको दुत्कार दे? ये नहीं होता था। तो वो बड़ा मुद्दा है, वो पूरे देश की बात है। और जहां तक हिमाचल का सवाल है, मैंने बताया आपसे कि राहुल जी के प्लान में है कि जैसे भी यहाँ पर सब कुछ स्थिर हो जाएगा तो वो उनकी भी यहाँ रैली होगी। मैडम, एक महंगाई के ऊपर क्या महंगाई को आज तक कैच नहीं कर पाई कांग्रेस? बहुत टाइम से महंगाई जो है। आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप ये देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी ना, तो पूरा मीडिया उसके साथ था। और कांग्रेस ने लोगों को हमेशा, क्या हुआ, कांग्रेस ने ना लोगों के अंदर की लोगों की सोच को बहुत सशक्त बनाया। तो कांग्रेस ने ये पैदा किया कि लोग जानते थे हमारा अच्छा बुरा क्या है, तो लोग बोलते थे और कांग्रेस ने किसी को जेल में नहीं डाला। लेकिन यहाँ लोग इसलिए बोलने से डर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा इसलिए भी है कि लोगों के अंदर से वो डर निकले। जो लोग अपने सरोकारों पर पहले आवाज उठाते थे, कहाँ है वो लोग? कोई भी विपक्ष या सत्ता पक्ष तभी मजबूत होता है जब देश का मीडिया और देश के लोग उनके साथ होते हैं। अपने आप कोई विपक्ष नहीं बनता मजबूत, अपने आप कोई सत्ता में मजबूत नहीं बनता। लोगों का साथ दोनों को जरूरी है। अगर लोकतंत्र को मीडिया पसंद करता है, अगर मीडिया को इस तरह के माहौल से तकलीफ है, तो उसी लोकतंत्र को वापस बहाल करने के लिए मीडिया को विपक्ष के साथ आना है। धन्यवाद, थैंक यू।